नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा बेंगलुरु से। आज परत दर परत समाचार पत्र को प्रकाशित होते हुए 40 साल पूरे हो चुके हैं और परत दर परत के इस व्यू चैनल को अभी शुरू हुए 7 महीने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वह अपने आप में एक अद्भुत है। केंद्र में जहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यह भी अपने आप में एक अजब और गजब की बात है। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। गैर कांग्रेसी नेताओं में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लगातार। और प्रधानमंत्री की शपथ लेने के 16 घंटे के बाद ही आज सुबह जैसे ही वो अपने ऑफिस में आए तो आते ही वो एक्शन मोड में दिखाई दिए। सबसे पहले उन्होंने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए जो फाइल थी उस पर साइन किए। यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना की जो फाइल थी और उसकी जो 17वीं किस्त थी, करीब 20,000 करोड़ रुपए उसको जारी कर दी। आपको बता दें कि किसानों को एक साल में 3-3 माह के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, यानी कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं इस योजना के तहत। और उसकी 17वीं किस्त जारी करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं और इससे करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार को किसानों का बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला था, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसानों ने उन तीनों कानूनों को काले कानून बताते हुए उनको रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन किया और आंदोलन भी बड़ा लंबा चला। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन आंदोलनरत किसान डटे रहे, झुके नहीं। उन पर पुलिस की लाठियां भी बरसी, अश्रु गैस के गोले भी छोड़े गए, गोलियां भी दागी गई और इस तरह से करीब 700 से अधिक किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। तब जाकर मोदी सरकार हरकत में आई और उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। तब से लेकर अब तक किसानों में जो रोष था वो अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी और भी बहुत सी मांगे हैं किसानों की जिनकी वजह से वो आंदोलन रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि जहाँ जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे उनको वहाँ पर किसानों का विरोध झेलना पड़ा। और यही वजह है कि हरियाणा में खास तौर से बीजेपी ने जहाँ 2019 में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, कमल के फूल खिलाए थे, लेकिन इस बार किसानों के विरोध के चलते और बीजेपी की नीतियों को देखते हुए, उनका विरोध करते हुए बीजेपी को 10 में से 5 सीटें ही हासिल हो सके हैं। इसका असर देखते हुए
अब जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेता के रूप में शपथ ग्रहण की है, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत में नहीं आ सकी है। इसलिए एनडीए के घटक दलों ने मिलकर के सरकार बनाई है, क्योंकि एनडीए बहुमत में है, इसलिए एनडीए की सरकार इस बार बनी है। हालांकि 2014 और 2019 में भी एनडीए ही था, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुमत से थी और वो अपनी सरकार बनाती रही है, लेकिन एनडीए उसमें सहयोग करता रहा है। लेकिन इस बार पूर्णतया एनडीए की सरकार है और इस एनडीए की सरकार में जो घटक दल हैं वो उनका सहयोग दे रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी घटक दल सहयोग देने से अगर आनाकानी करने लगे तो ये सरकार डगमगा सकती है। खास तौर से जेडीयू और टीडीपी, ये दो ऐसे घटक दल हैं जिनके सहारे ये सरकार टिकी हुई है, इनकी बैसाखियों पर। हालांकि हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी भी एक घटक दल है और उनके जो सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा, वो सिरसा के विधायक भी हैं। हलोपा को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का निमंत्रण मिला था और गोपाल कांडा वहाँ पर गए भी थे और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी पीएम को और जो अन्य मंत्री बने हैं उन सबको बधाई भी दी। लेकिन अब देखना यह है कि यह सरकार बैसाखियों पर कितने महीनों तक, कितने सालों तक टिकी रहेगी। हरियाणा की बात करें तो इस बार हरियाणा के 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें से करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो विजयी हुए थे, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से जीते हैं, उनको राज्य स्टेट लेवल के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, जबकि फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को स्टेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करवाई गई है। तो अब आप देखिए कि इन तीनों में किस तरह से जातीय समीकरण को फिट करने का प्रयास किया गया है कि जहां पंजाबी के रूप में मनोहर लाल खट्टर को और यादव जाति से राव इंद्रजीत सिंह को और गुर्जर समाज से कृष्णपाल गुर्जर को मंत्री बनाया गया है। तो हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे उनमें जाट और गैर जाट का समीकरण भी भलीभांति देखा जाएगा। बीजेपी चाहती है कि गैर जाटों के सहारे ही वो फिर से सत्ता पर काबिज हो, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। क्यों कि इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, नायब सिंह सैनी हैं और जाट समुदाय का इस बीजेपी सरकार में अब इतना दबदबा नहीं रहा है जो पहले कार्यकाल के दौरान रहा था 2014 से लेकर के और 2019 तक। और अब इस बार देखना यह है कि क्या गैर जाट और जाट की जो जातीय समीकरण के रूप में जो बीजेपी चाहती है फिर से सत्ता में आने के लिए, वो कामयाब होती है या नहीं होती है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर यह चैनल परत दर परत अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए और ताकि आपको YouTube पर जब भी हम कोई शो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। परत दर परत समाचार समूह की इस वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत बधाई और आपसे अपील है कि आप
इस चैनल को खूब प्रचारित करें, प्रसारित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।